आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और लास्ट क्लास हमारी लेक्चर 8 था जिसमें हमने बात करी थी। हमारे पास में ग्रेविटेशन ख़त्म हो चुका था और आज हम देखने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे पास में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो आज से फाइनली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है रिलेटिविटी का। तो हमारे सिलेबस में जो रिलेटिविटी है वो हम पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जनरल थ्योरी नहीं है। ठीक है, हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में लिखा हुआ है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके ऊपर हम काफ़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं। अब सबसे पहले ये टॉपिक से पहले इस टॉपिक की हमको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं पीवाईक्यू एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ। बट आज हम जो देखेंगे उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और उसकी इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इम्पोर्टेंस किस तरीके से देखी जाएगी, अगर यूपीएससी का टॉपिक है तो हम उसको देखेंगे कि पीवाईक्यू में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही है और ये क्या हर बार आया है, कितना मार्क्स ये होल्ड करता है। ठीक है, कभी कभार कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आते हर साल हैं लेकिन उनके मार्क्स कम होते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो स्पेशली है मैकेनिक्स में, जो एक टॉपिक जो मैं कह सकता हूँ कि ये आपको छोड़ के नहीं जाना, तो वो टॉपिक यही है हमारे पास में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आप कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज ये टॉपिक। सबसे पहले हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे आज हम। और पीवाईक्यू ये रहे मेरे पास में रिलेटिविटी के पीवाईक्यूज। देखिए, अब सबसे पहले तो कोर्स देखते हैं। कोर्स में सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले सिलेबस में दिया हुआ है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट हमको बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट अच्छे से कवर होना चाहिए। इसके बाद में है इट्स इम्प्लीकेशंस। तो हमको बहुत ढंग से ईथर हाइपोथेसिस, इसके क्या रिजल्ट थे, ये क्यों एक्सपेरिमेंट किया गया, इसके बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में है जैसे जो रिलेटिविटी के टॉपिक्स हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सबको पता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, क्योंकि क्यों होता है रिलेटिविटी, अकर क्यों करती है, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, लॉज किस तरीके से चेंज होते हैं, ये सब आता है रिलेटिविटी के अंदर में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। इसके बाद में जो चीज़ है वो है हमारे पास में द एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज। तो रिलेटिविस्टिकली वेलोसिटीज किस तरीके से एडअप होती है। ठीक है, फिर हम देख लेंगे एबेरेशन, डॉपलर इफेक्ट देखेंगे और फिर साथ में हम देखेंगे मास एनर्जी रिलेशंस। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशंस में आ जाएगा सिंपल एप्लीकेशन टू अ डीके प्रोसेस, जो हम म्यूऑन डीके बात करते हैं, जो हम बात करेंगे म्यूऑन डीके की। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर है फोर डायमेंशनल मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, स्पेसिफिकली दे रखा है फोर डायमेंशनल मोमेंटम वेक्टर, लेकिन हमको इसमें साथ में वेलोसिटी भी पढ़नी है, हमको यहाँ पे फोर्स वेक्टर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम पढ़ने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है हमारा कोवेरिएंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स। तो वो तो हमारा इसी टॉपिक में ऊपर वाले से रिलेटेड ही है, ये इसी टॉपिक में हो जाएगा कवर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ में हम शुरू करने वाले हैं। बहुत वेट रहता है इस टॉपिक के लिए सारे स्टूडेंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं और आई होप आप सब इन्जॉय करने वाले हैं और मैं भी इन्जॉय करूँगा। ठीक है, सो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन आया था 2013 में। अभी लास्ट हम 2013 2012 से देख रहे हैं क्वेश्चन। तो 2012 से क्वेश्चन आया था। तो 2013 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या, शो दैट द ऑपरेटर दिस डेल स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। सिमिलरली इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, शो दैट पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास टोटल एनर्जी ई एंड लीनियर मोमेंटम पी सेटिस्फाइज द रिलेशन ई स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। ठीक है, ये है। तो दो क्वेश्चन तो देखिए 2013 में आए। अब तीसरा क्वेश्चन वापस, डिराइव द रिलेटिविस्टिक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखिए कि तीन क्वेश्चन
कंटिन्यू सक्सेशन में 3 क्वेश्चन हमारे पास में एक ही टॉपिक से आए, तो आप देख सकते हैं कि क्या वैल्यू ये होल्ड करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आया है रिलेटिविस्टिक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे वही बात हुई है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन की। अब अगले 2015 में क्वेश्चन आया है, प्रूव मैथमेटिकली that the addition of any velocity of a particle to the velocity of light in free space merely reproduces the velocity of light in free space only। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज का ये टॉपिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। ठीक है, यूज द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ, इतना सा क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है कैलकुलेट द परसेंटेज। अब देखिए 2015 में भी 2 क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ ऑफ अ रॉड। वापस देखिए किसका क्वेश्चन आ गया, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। वापस क्वेश्चन आ गया किसका, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। तो अभी अभी हमने देख लिया कि 2 से 3 क्वेश्चन इसी के ऊपर हैं। फिर हमको फाइंड करना है पैरेलल टू इट्स लेंथ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और फिर है व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ रॉड इन द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन केस सेकंड। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन था हमारे पास में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन आ गया, ये देखिए, ये डीके के ऊपर क्वेश्चन है। गिवन प्रोटॉन फॉर विच बीटा इज इक्वल टू 0.995। अच्छा, बीटा क्या होता है, देखिए मैं बीटा आपको यही बता देता हूँ। बीटा कुछ नहीं होता, बीटा इज एक्सप्रेशन फॉर वी अपॉन सी। इसी को हम बीटा बोलते हैं। वी है वेलोसिटी जो भी हम पार्टिकल कंसिडर करेंगे, और सी है स्पीड ऑफ लाइट। तो गिवन प्रोटॉन फॉर विच बीटा इज इक्वल टू 0.995 मेजर्ड इन द लेबोरेटरी, व्हाट आर दी कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो वापस ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बारे में पूछ लिया हमसे। अब आता है, देखिए, डिस्क्राइब माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट। डायरेक्टली कुछ नहीं बोला इसने, बोला डिस्क्राइब कीजिए उस माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट को। अब यहाँ पे ट्रिक यही होती है कि क्वेश्चन तो यूपीएससी का है, फिजिक्स ऑप्शनल का, आपको आता बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कितने कंसाइज वे में ऐसा आंसर लिखो कि आपकी कोई चीज़ मिस भी ना हो और आपने सब कुछ बता भी दिया हो, स्टिल आपकी वर्ड लिमिट ब्रीच ना हुई हो। तो ये एक चैलेंज होता है, माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट चैलेंज नहीं है पढ़ना। ठीक है, फिर अब बताया शो हाउ द रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वर इंटरप्रेटेड। अब ये भी हमको बताना है, प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ डेरिवेशन नहीं पूछी है, स्टिल हमको कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स करनी है। अगर यहाँ बोला है कि कोई डेरिवेशन नहीं है, स्टिल थोड़ी सी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, मैथ्स प्लस थ्योरी, और बहुत ही कंसाइज वे में हमको ये समझाना पड़ेगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट। अब देखिए ये इनवेरिएंट वाला क्वेश्चन वापस आ गया। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर बुक मैकेनिक्स की अगर आप रिलेटिविटी पढ़ेंगे ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अ रेफरेंस फ्रेम एस प्राइम मूव्स। अब आप क्वेश्चन की इंटेंसिटी देखिए, 2016 में 2 क्वेश्चन, 2015 में 2 क्वेश्चन, 2017 में 2 क्वेश्चन, उसके बाद 2019 में 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, ये 2019 2019 2019, इसमें 3 क्वेश्चन। फिर वापस 2020 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन, अगेन 2020 में 2 क्वेश्चन। मतलब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे प्रिपरेशन में, तो ये आप कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ नॉट दी वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ये है हमारे पास में। अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक के बिना आप नहीं जा सकते, क्योंकि 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, मिनिमम 20 मार्क्स। आप देखिए, मिनिमम तो ये तब है जब 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन, मिनिमम 20 मार्क्स हैं। मैक्सिमम आपके पास में ये चैप्टर आपको 30 मार्क्स भी दे सकता है। अगर 2 15 मार्कर के क्वेश्चन आ गए तो 30 मार्क्स आपके फिक्स हैं। ठीक है, और अगर 5 मार्क्स का कुछ और क्वेश्चन है, 30 to 35 मार्क्स। एक अगर एवरेज कोई नॉर्मल अगर प्रिपरेशन करके जा रहा है, एज पर ट्रेंड्स चले, तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा डुएबल है ये। सबसे मेन है ये डुएबल है। ये उन चीज़ों में से आता है कि जो चीज़ें आपको करनी ही करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर वापस देखिए, रिपीट 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 कितनी बार चीज़ें होती है, व्हाट डू मीन बाय लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, अभी हमने देखा है। फिर वापस सेम क्वेश्चन, रॉड मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 सी। ठीक है, अगेन वापस यही चीज़ आ गई, रॉड मूविंग विथ वेलोसिटी, देखिए 0.8 सी। अभी 2016 का क्वेश्चन था,
सेम चीज़ पूछ ली इसने वापस 2020 में, ठीक है, इन अ डायरेक्शन 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन लेंथ। फिर अगली है, एन ऑब्जर्वर डिटेक्ट्स टू एक्सप्लोजन वन दैट अकर्स नियर हिम एट अ सर्टेन। अब ये चीज़ है डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट उतना नहीं पूछा जाता पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमको, ठीक है। तो ये आ गया डॉपलर इफेक्ट का एक क्वेश्चन। पढ़ेंगे हम डॉपलर इफेक्ट भी ढंग से पढ़ेंगे पर उतना फोकस कम देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वापस देखिए कि हमारे पास में क्या आ गया। हमारे पास कैलकुलेट द मास मोमेंटम ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ रेस्ट मास, वेलोसिटी 0.8 c, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सेकंड पार्ट कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ द पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग। अगला क्वेश्चन है शो दैट फॉर वेरी स्मॉल वेलोसिटी द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर बिकम्स k इज इक्वल टू हाफ m नॉट v स्क्वायर वेयर नोटेशंस हैव द यूजुअल मीनिंग। ये भी वापस काइनेटिक एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन के ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर आ चुका है काइनेटिक एनर्जी मास रिलेशन के ऊपर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वापस देखिए सारी चीज़ें सेम है। द रिलेटिव स्पीड इतनी दे रखी है, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ ईच, ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का क्वेश्चन है। तो जो चीज़ लिख रखी है सिलेबस में उसके बाहर एक तो नहीं जाती, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का क्वेश्चन है, और उसके बाद आती बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आज हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, कल से जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें हम डाइव थ्रू करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बताना है ऑन लेंथ एंड टाइम व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम फ्रेम मूविंग एट रियलिस्टिक वेलोसिटीज। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आपको क्या एक्सप्लेन करना है बहुत कंसाइज में। लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन भी एक्सप्लेन करना है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी एक्सप्लेन करना है, और टाइम डायलेशन भी, ये दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज़ के टर्म्स में समझाना है। अब बहुत टाइम बाद ये आया है कि जो डिके ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2024 में, क्योंकि हमको पता था कि सिलेबस में दिया हुआ है तो कभी भी अपीयर हो सकता है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आई थी और ये कहता है कि अ चार्ज पाई मिसॉन विथ रेस्ट मास, वही पाई मिसॉन या म्यून विद रेस्ट मास दिस मच एट रेस्ट डिकेज इनटू अ न्यूट्रिनो एंड म्यू मिसॉन ऑफ रेस्ट मास 207 me। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मिसॉन एंड द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो, ठीक है। काफ़ी डूएबल क्वेश्चन है, अगर कोई सी एस आई आर नेट की तैयारी कर रहा है या फिर इवन उसने आई आई टी जैम की भी तैयारी करी है तो उसके लिए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। अब है अगला लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, 24 का क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। कंसीडर थ्री इनर्शियल फ्रेम्स ओ प्राइम एंड ओ डबल प्राइम। लेट ओ प्राइम मूव विद वेलोसिटी v with velocity with respect to o and o prime double prime move with velocity v prime with respect to o prime, both velocities on the same direction। अब इसमें हमको क्या बताया, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डबल प्राइम जेड प्राइम। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं वो दो फ्रेम के बीच में होते हैं, एक होती है हमारे पास में एस फ्रेम, एक होती है हमारे पास में एस प्राइम फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक एडिशनल फ्रेम दे दी है एस डबल प्राइम फ्रेम, तो उससे कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाता है। इसमें एक्स वाई जेड टर्म्स है, इसमें एक्स वाई जेड टी टर्म्स हैं, इसमें क्या है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम। तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल देंगे, और फिर वो बोल रहा है कि एक्स प्राइम डबल प्राइम वाई डबल प्राइम जेड डबल प्राइम और टी डबल प्राइम, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल देंगे इसके टर्म्स में। और हमको बोल रहा है कि आप इस्टेब्लिश करो एस और एस प्राइम के बीच में, वही तो है। यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्स वाई जेड टी और एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम जेड डबल प्राइम टी डबल प्राइम, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, दूसरे फ्रेम से तीसरे फ्रेम में, तो फर्स्ट और थर्ड फ्रेम का हमको रिलेशन निकालना है। तो ये सारे टॉपिक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटिंग है, और देखिए 2.5 पेज के सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ इसी टॉपिक के रिलेटिविटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है और मस्ट है ये पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ करेंगे ईथर के बारे में, ठीक है। आज हम कुछ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ईथर के बारे में। तो ईथर और कुछ इंट्रोडक्शन देंगे माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। चलिए।
तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है ईथर हाइपोथेसिस से। अब हुआ ये हो कि जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होने लगे तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो थे वो कंसिडर करने लगे कि जो साउंड वेव्स होती हैं और बाकी जो मैटर की वेव्स होती हैं उन सबको क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊं अगर, तो कुछ भी कोई भी वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती थी। ठीक है, ये ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, मीडियम टू प्रोपोगेट। अब हुआ यूं हुआ ये कि जब हम साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे थे, उन्होंने क्या एक एनालॉजी बिठाई। एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी बिठा दी। किसके बीच में एनालॉजी बिठाई? वो उन्होंने समझा कि अगर साउंड वेव है, वो ये जान चुके थे कि साउंड वेव को कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। उन्होंने देख लिया था कि वैक्यूम में आवाज़ नहीं आती है, तो साउंड वेव नीड्स अ मीडियम। सिमिलरली उन्होंने समझा कि सिमिलरली साउंड वेव की तरह जो लाइट वेव्स हैं उसको भी एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो अब उन्होंने, जैसे हम प्लोटोमी की बात करते हैं और कोपरनिकस की बात करते हैं, तो किसी एक ने कहा ये कि प्लोटोमी कहता है कि ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड ये चीज़ें मूव कर रही है, सन अर्थ वहीं की वहीं है। ये कहा प्लोटोमी ने। ठीक है, अब कोपरनिकस कहता है कि नहीं, सन है सेंटर में और इसके चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, इसके चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है। अब जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ा और चीज़ों की ज़्यादा समझ हुई, तो पता चला कि ये दोनों जने आपस एक जो फिजिक्स के टर्म्स में चीज़ें सही कर रहे हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। क्योंकि हमको नहीं पता ना कि ये किसके रेफरेंस में बात कर रहा है। अगर हम इसको अर्थ के रेफरेंस में देखें तो प्लोटोमी सही है, क्योंकि सन हमको मूव करता हुआ दिखता है। और अगर हम यहाँ पे सन की फेम को स्टेशनरी रखें तो हाँ, यहाँ पे हम अर्थ की बात करते हैं, ये जो कोपरनिकस ने कहा था। तो इससे डेवलप हुई हमारे पास में रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट कि किसके रिलेटिव कौन चीज़ मूव करती है। ठीक है, तो फिर गैलीलियो ने ट्रांसफॉर्मेशंस बताए एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में, इसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आए उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद में न्यूटन को पता चल गया कि उसके जो लॉज हैं वो रिलेटिविटी के हिसाब से होल्ड ट्रू नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती गई तो फिर हम बात करने लगे कि जब लाइट ट्रैवल करती है, अगर लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट ट्रैवल करने में भी उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक मीडियम चाहिए। ठीक है, तो मीडियम चाहिए। अब वो समझ नहीं पा रहे थे उस टाइम पे कि क्या होगा ये मीडियम। तो उन्होंने समझ लिया कि हम अगर ये जो सेंटर में अर्थ है हमारी, ये सेंटर में हमारी अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे कहीं सन है, यहाँ पे अगर सन है। ठीक है, तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ पर लाइट आने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो इन्होंने समझ लिया कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्या है, यहाँ पे एक ईथर है। इस मीडियम को कहा ईथर। ये चारों तरफ क्या है? चारों तरफ सिर्फ ईथर है। लुमिनोफेरस ईथर कहा गया इसको, इस चीज को कहा गया लुमिनोफेरस। और ये इन्होंने अज्यूम किया था कि एक सी ऑफ ईथर है, समुद्र है ईथर का, उसमें लाइट ट्रैवल करती है। और लाइट ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो ट्रैवल कर पा रही है लाइट यहाँ से यहाँ, तो ये जो ईथर होगा इसका जो मॉड्यूलस है बहुत ज़्यादा होगा। इसका मॉड्यूलस बहुत ज़्यादा होगा। मॉड्यूलस मॉड्यूलस कहिए या शेयर मॉड्यूलस कहिए, तो ये बहुत इसका ज़्यादा होगा, तब ये लाइट को अपने अंदर से प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास में ईथर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी यही चीज़ समझाता है कि ईथर हाइपोथेसिस यही इसी तरीके से समझाई गई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे DS माथुर रेफर कर रहा हूँ। और अगर हम पढ़ें इसको तो ये कहता है कि दिस intangible medium, though no one knew
What it actually was came to be known as luminiferous ether, pervading all space, empty or otherwise. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइट को ट्रांसमिट करना पड़ता तो ये एक रिजिड सॉलिड मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होता, और इस रिजिड सॉलिड मीडियम का जो मॉड्यूलस है, शेयर मॉड्यूलस बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से लाइट इसमें से ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, अब इसको आगे जैसे जैसे बात हुई तो इसको फिर माइकलसन और मॉर्ले ने इस हाइपोथेसिस को स्टडी किया। उन्होंने ऐसे सोचा कि हम अगर हम ईथर की रेफरेंस फ्रेम में है, अर्थ है, तो इसका जो अर्थ का हम लाइट सिग्नल भेजेंगे, अर्थ से अगर कोई भी लाइट सिग्नल हमने भेजा तो वो जो लाइट सिग्नल होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग स्पीड पे ट्रैवल करेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग स्पीड पे ट्रैवल करेगा। ऐसा उन्होंने समझा, ऐसा उन्होंने माना कि ठीक है, ताकि वो इस ईथर हाइपोथेसिस को प्रूव कर सके। उनका मोटिव क्या था, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का मोटिव ये था कि इस ईथर हाइपोथेसिस को बैकिंग मिले, उसको वो प्रूव कर सके। ठीक है, तो A. Michelson of USA, when learnt about it in the year 1879, accepted the challenge and along with his colleague E.W. Morley succeeded in performing in the year 1897 one of the most famous experiments in the history of physics which gave a null result। अब क्या दिया था माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने, क्या दिया था, नल रिजल्ट दिया था, उनको कोई भी चीज फाइंड नहीं हुई थी। ठीक है, स्टार्टिंग एट द वेरी रूट ऑफ द ईथर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारे पास में ईथर हाइपोथेसिस की। अगर हम इसकी हमारा जो नोट्स देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, इट वॉज अज्यूम्ड दैट अ लाइट इन इट्स वेव नेचर ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। ठीक है, लाइट अगर उसके वेव नेचर में ट्रैवल कर रही है तो वो क्या होगी, एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आती है हमको। इस मीडियम को हमने कहा गया लुमिनोफेरस ईथर। ईथर सपोर्टेड ईएम वेव प्रोपगेशन। ठीक है, अब ईएम वेव का जो प्रोपगेशन था, जो लाइट वेव्स ट्रैवल करती थी, वो उसको, क्योंकि ईएम वेव की प्रोपगेशन हमको मीडियम चाहिए, ठीक है, तो ईथर ने उसको सपोर्ट किया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर क्या थी, इट प्रिवेल्स ऑल थ्रू द यूनिवर्स, मतलब हर जगह साइंटिस्ट ने, पहले वाले साइंटिस्ट ने माना कि हर जगह ईथर ही ईथर है। ठीक है, इट इज इनफाइनाइटली ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि लोगों को दिखा तो नहीं था कुछ ऐसा कि कोई विस्कस चीज़ है या फिर कोई प्लाज्मा की कुछ मेम्ब्रेन है, कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट था। फिर उनको लगता था कि ईथर में से लाइट पास हो रही है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ईथर इज नेग्लिजिबल, देर इज अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ईथर इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दिस मच। ठीक है, एक फिक्स फ्रेम ऑफ ईथर है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी थी, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये थी हमारे पास में ईथर के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, और अगर हम देखें, अगर, तो हम देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर सर्च भी करता हूँ ईथर के बारे में, तो ये देखिए, ये चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई। व्हाट वाज ईथर इन द 19th सेंचुरी। तो मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को ही ट्रांसफ़र कर लेता हूँ मेरे नोट्स में।
ये है हमारे पास में ईथर हाइपोथेसिस, ठीक है। So in the 19th century, scientists through light being a wave must need a medium to travel through. The hypothetical medium was called as a luminiferous ether. चलिए यहाँ तक हमको समझ आ गया। Though to be everywhere, weightless, invisible and stationary, ठीक है। इसके बाद क्या था? It was believed that Earth moved through this ether and the motion should affect the speed of light measured from the Earth. अब इन्होंने क्या कहा कि जो अर्थ है, ये जो अर्थ है हमारी, ये उस ईथर के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। ये ईथर चारों तरफ है और ये अर्थ इज मूविंग थ्रू दिस लुमिनोफेरस ईथर। इसका मतलब ये है कि अर्थ से जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी, उसका मोशन भी अफेक्ट होगा, एंड दैट मोशन शुड अफेक्ट द स्पीड ऑफ लाइट मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ। अगर हम अर्थ से स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो अलग अलग आनी चाहिए। कुल मिला के ये मोटिव था माइकलसन मोरले का भी, कि हम स्पीड ऑफ लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से देखें। अब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द गेम चेंजर। अब ऐसा क्यों कहा गया इसको गेम चेंजर? देखिए, गोल क्या था? डिटेक्ट अर्थ मोशन थ्रू द इथर बाय कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शंस में अर्थ की जो लाइट की स्पीड थी उसे डिस्कस करना था। क्यों? क्योंकि क्या है, चारों तरफ ईथर है। अगर मान लीजिए कि ईथर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में वी स्पीड से, ठीक है, और अर्थ भी मूव कर रही है वी स्पीड से, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी वो दूसरी आएगी, और इसके जो परपेंडिकुलर है स्पीड ऑफ लाइट वो क्यों क्या आएगी? अलग आएगी। तो ये इनका मोटा मोटा जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, ठीक है। रिजल्ट इसका क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि दैट नो डिफरेंस फाउंड, कोई भी डिफरेंस नहीं मिला, हर जगह लाइट की स्पीड क्या थी? सेम रही, ठीक है। तो इसने बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। दिस वॉज शॉकिंग एज इट कॉन्ट्राडिक्टेड द ईथर थ्योरी, ठीक है। ईथर थ्योरी कंप्लीटली बेसलेस हो चुकी थी। अब लास्ट में क्या हुआ? एंड ऑफ ईथर, आइंस्टीन स्पेशल रिलेटिविटी, जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था, वो बताया आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी ने, जिसकी वजह से ईथर हाइपोथेसिस खत्म हो गई। वो ये थी, इन 1905 आइंस्टीन प्रपोज दैट लाइट डजंट नीड अ मीडियम। जो पॉस्टुलेट्स थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, उसमें सबसे मेन चीज़ ये थी कि लाइट डजंट नीड अ मीडियम, ठीक है। हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेड द ईथर कंप्लीटली अननेसेसरी। लाइट स्पीड इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ universal constant. No matter wherever you are present in the universe, the speed of light will always remain constant. So light is a universal constant. So this was proved by the Einstein's special theory of relativity. Second thing is, no preferred or absolute frame of reference exists. मतलब nothing in this world is constant और nothing in the universe is constant, ठीक है। Everything is in rest और everything is in motion with respect to something, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, किसी ना किसी दूसरी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में कोई ना कोई वस्तु या तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ठीक है। ये बात कही कि नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट मोशन। तो जो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का जो कॉन्सेप्ट था, उसे भी उसे भी नलीफाई किया गया, ठीक है। दस द ईथर कॉन्सेप्ट वॉज अबैंडन्ड। द स्पीड ऑफ लाइट इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट ऑफ नेचर, नॉट समथिंग डिपेंडेंट ऑन अ मीडियम, ठीक है। तो ये चीज़ थी, आज हमने पढ़ा है ईथर हाइपोथेसिस के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और कभी भी इसके बेस पे अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, तो आपको गारंटी डेफिनेटली आपको अच्छे एक इम्प्रेशन जाएगा कि अगर आप स्टार्ट भी करना चाहें तो अपना आंसर कुछ इस तरीके से स्टार्ट भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? रिलेटिव होती है। और जैसे आप इंट्रो में कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं, इंट्रो आप ऐसा बना सकते हैं दैट
अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की भी बात हुई या फिर टाइम डायलेशन का कोई क्वेश्चन है या फिर एक्सप्लेन किया गया कि माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं कि आफ्टर द abandonment of ether hypothesis, several implications of relativity were seen and helped understand the phenomena of length contraction, time dilation, Doppler effect, etc. ठीक है, तो ऐसा इंट्रो अगर आप देंगे तो ठीक है, आपका आपने सिलेबस से आप बाहर भी नहीं गए कि आप कुछ हर कुछ ज्ञान भी देख रहे हैं, ज्ञान झाड़ रहे हैं, और आपने सब कुछ बता भी दिया कि अबैंडनमेंट ऑफ ईथर हाइपोथेसिस की वजह से क्या हुआ कि रिलेटिविटी एक शेप लेने लगी। ठीक है, और जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन जैसे फिनोमेना थे, डॉपलर इफेक्ट थे, उनको अच्छे ढंग से समझा गया। पहले कॉन्ट्राडिक्शंस थी चीज़ें, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। अब उन्होंने बताया कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग नहीं है, रिलेटिविस्टिकली चीज़ें मूव करती हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट के नियर अगर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो उसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई। तो ये एक आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है इस टॉपिक के लिए। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आज की क्लास इतनी रहेगी और कल से हम इसके बारे में देखने वाले हैं। देख लेते हैं जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन रहने वाला है वो क्या होगा। कल हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। ये होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। इसमें छोटी सी डेरिवेशन है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हैं, ये डेरिवेशन है। ठीक है, 2 पेज की डेरिवेशन है। और नो मैटर ये आती है या नहीं आती, हमें इस डेरिवेशन को ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलेबस में लिखी है, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। इसके बाद में पार्ट डिफरेंस निकालना होता है। पार्ट डिफरेंस निकाल के जो फ्रिंज शिफ्ट आती है वो नेग्लिजिबल आएगी। ठीक है, नल रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके बेसिक पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, हम इसके एक्सप्रेशन देख लेंगे। बट मैंने यहाँ पे पूरी डेरिवेशन भी कर रखी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस दे नहीं रखे हैं हमारे कोर्स में कि आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जो इम्प्लीकेशन है वो हमको बात करनी है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन हमको डेफिनेटली हमको डेरिवेशंस करने हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो एडिशन ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज़ हैं ये हमको देखना है अच्छे से। फिर हम लॉरेंथ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लॉरेंस फिट्जरैल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। इसी तरीके से हम टाइम डायलेशन देखेंगे कि टाइम डायलेशन क्या होता है। फिर हम रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ठीक है, सॉरी, मास एनर्जी रिलेशन भी। मास एनर्जी रिलेशन तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन प्रूफ वाले आए हुए हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन प्रूफ वाला था। इसके बाद में देखिए, मैंने तो ये नोट्स 2023 में बनाए थे, लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो जस्ट 2024 में आ गया क्वेश्चन। देखिए 2023 में आ गया क्वेश्चन, तो वो जल्दी नोट्स बनाए थे। लेकिन ये देखिए, ऑब्जर्व फ्रॉम अ फ्रेम मूविंग एट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज। ठीक है, फिर 2022 में क्वेश्चन आया, शो दैट फॉर वेरी स्मॉल वेलोसिटी द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर बिकम्स दिस, वेयर नोटेशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो फिजिक्स की सबसे मेन बात ही ये होती है कि बहुत प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है।
और आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना था, और इसके बाद में हम कल रिलेटिविटी के टॉपिक को ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि पूरा करें, और ये हो भी जाना चाहिए पूरा। तो चलिए, थैंक यू फॉर joining this, and we'll meet you in the next class.